नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत की व्याख्या। लॉर्ड मेनार्ड किन्स ने अपनी पुस्तक रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में ब्याज निर्धारण का एक मौद्रिक सिद्धांत, तरलता अधिमान सिद्धांत प्रतिपादित किया। किन्स के अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग का पुरस्कार है। मुद्रा को अनेक रूपों में रखा जा सकता है, लेकिन नकद मुद्रा सबसे तरल रूप है, क्योंकि नकद मुद्रा को किसी भी समय इच्छानुसार प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए किन्स ने नकद मुद्रा को तरलता कहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति को तरल रूप में रखना चाहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा की मांग करता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज मुद्रा की सेवाओं की कीमत है। किन्स के विचार में ब्याज एक मौद्रिक क्रिया है, मॉनेटरी फिनोमेनन है, क्योंकि ब्याज का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। मुद्रा की पूर्ति देश में मुद्रा की परिचालन मात्रा तथा बैंक जमा पर निर्भर करती है, जबकि मुद्रा की मांग लोगों द्वारा मुद्रा को नकदी के रूप में रखने के लिए की जाती है। किन्स ने मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी कहा है। मुद्रा को तरलता और मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी। मुद्रा की मांग अर्थात तरलता पसंदगी क्या है, ये क्यों की जाती है? व्यक्ति अपनी आय को तरल रूप में या नकदी के रूप में निम्नलिखित 3 कारणों से रखता है। पहला है सौदा उद्देश्य या व्यावसायिक उद्देश्य। लोगों को आय एक निश्चित अवधि के बाद प्राप्त होती है, जबकि आवश्यकताएं निरंतर उत्पन्न होती रहती, इसलिए नकद मुद्रा रखना आवश्यक होता है। और ये जो नकद मुद्रा है, ये उपभोक्ता एवं व्यापारी दोनों के लिए समान रूप से अनिवार्य होती है, अपनी सौदा और व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। दूसरा जो उद्देश्य है नकदी की मांग का या मुद्रा को नकद रूप में रखने का, जो दूसरा उद्देश्य है वो है दूरदर्शिता उद्देश्य। व्यक्ति आकस्मिक घटनाओं जैसे बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी आदि के लिए भी मुद्रा को तरल रूप में रखना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग व्यक्तियों के स्वभाव तथा उनके आय स्तर पर निर्भर करती है। आमतौर पर सौदा तथा दूरदर्शिता दोनों उद्देश्यों के लिए नकदी की जो मांग है, यानी कि L1, वो आय का फलन होती है। यानी कि ये जो 2 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग की जाती है, ये इस बात पर निर्भर करेगी कि व्यक्ति की आय कितनी है, अर्थात L1 आय का फलन होगी, यानी कि सौदा उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए नकदी की मांग आय पर निर्भर करती है। तीसरा जो उद्देश्य है वह है सट्टा उद्देश्य, जिसके लिए नकदी की मांग की जाती है। सट्टे का अर्थ होता है बाजार की अनिश्चितताओं से लाभ उठाना। सट्टा उद्देश्य से मुद्रा की मांग भविष्य में ब्याज दर की अनिश्चितता के कारण होती है। व्यक्ति अपनी संपत्ति के एक भाग को तरल रूप में संचित कर भविष्य में अधिक ब्याज प्राप्त करने एवं अधिक लाभ कमाने की आशा रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम भविष्य में जो शेयर बाजार है उसमें पैसा लगा करके अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। ब्याज की दर अधिक होने पर व्यक्ति अधिक बॉन्ड खरीदेगा, जिससे सट्टे के लिए रखी जाने वाली नकदी की मांग में कमी आ जाएगी। ब्याज दर कम होने पर कम बॉन्ड खरीदे जाएंगे, जिससे सट्टे के लिए नकदी की मांग बढ़ेगी। यानी कि जो नकदी की मांग है, जो नकद मुद्रा रखने की जो मांग है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोग अपने पास ज़्यादा नकदी रखने लगेंगे अगर ब्याज की दर कम होगी। वो बॉन्ड कम खरीदेंगे, उनकी खरीद को घटा देंगे। इस प्रकार बॉन्ड की कीमतों और ब्याज दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। बॉन्ड की कीमत और ब्याज दर के बीच संबंध को निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।
बॉन्ड की बाजार कीमत ज्ञात करने के लिए बॉन्ड के निर्गत मूल्य और मूल ब्याज दर के गुणनफल को बाजार ब्याज दर से भाग देना होगा। प्राप्त भागफल बॉन्ड की बाजार कीमत होगी। इस प्रकार सट्टा उद्देश्य के लिए नकदी की मांग अर्थात L2 ब्याज दर R का फलन होती है। सूत्र रूप में L2 फलन होगी R का, यानी कि सट्टा उद्देश्य के लिए नकदी की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है और इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। तरलता पसंद की वक्र आप इस रेखाचित्र में देख सकते हैं। रेखाचित्र 1 में x अक्ष पर मुद्रा की मांग को और y अक्ष पर ब्याज दर को दिखाया गया है। जब मुद्रा की मांग OM होती है तो ब्याज दर OR होती है। यदि ब्याज दर बढ़कर के OR1 हो जाए तो इस पर मुद्रा की मांग घटकर OM1 हो जाती है, अर्थात लोग अपने पास, अपने घर में, अपनी जेब में नकद मुद्रा कम रखने लगते हैं क्योंकि ब्याज दर ऊंची है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको या तो बैंकों में, बचत खातों में डालेंगे अपने, या अन्य किसी स्रोत से इसको इन्वेस्ट करेंगे। अगर ब्याज दर घट करके OR 0 हो जाती है तो ये न्यूनतम ब्याज दर होगी, जहाँ पर जो मांग वक्र है मुद्रा का वो x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो इस समानांतर भाग को मांग वक्र के, मुद्रा के मांग वक्र के, कह लीजिए कि तरलता पसंदगी वक्र के उस भाग को जो x अक्ष के समानांतर होता है तरलता जाल कहा जाता है। किन्स ने इसको तरलता जाल कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग इससे नीचे ब्याज दर पर सारा पैसा अपने पास रखने लगेंगे, अर्थात ब्याज दर जो है वो OR 0 से नीचे नहीं जा सकती। ये ब्याज दर का न्यूनतम स्तर है, ब्याज दर कभी शून्य नहीं हो सकती। ये इसकी व्याख्या है जो भी मैंने अभी यहाँ पर बताया है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति में धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा तथा शाक मुद्रा को सम्मिलित किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण रहता है, इसलिए एक निश्चित अल्प अवधि में मुद्रा की जो पूर्ति होगी वो स्थिर रहती है। मुद्रा की पूर्ति पर ब्याज दर में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है। मुद्रा की पूर्ति अन्य आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है, न कि ब्याज दर से। लेकिन मुद्रा की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन ब्याज की दर को प्रभावित करता है, यानी कि यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति पर तो ब्याज का प्रभाव नहीं है, ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभाव नहीं है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति में अगर परिवर्तन होता है तो वह ब्याज की दर को प्रभावित करेगा। और ये इनके बीच क्या होता है, नकारात्मक संबंध होता है, यानी कि अगर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाएगा तो ब्याज दर घट जाएगी और अगर मुद्रा की पूर्ति को घटाया जाएगा तो ब्याज दर बढ़ जाएगी। मुद्रा की पूर्ति जितनी अधिक होगी ब्याज दर उतनी ही कम होगी तथा मुद्रा की पूर्ति जितनी ही कम होगी ब्याज दर उतनी ही ऊंची होगी। ये क्योंकि अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, इसलिए ये y अक्ष के समानांतर होगी, चाहे ब्याज दर कुछ भी क्यों ना हो, ब्याज दर का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये व्याख्या है इसकी। अब ब्याज दर का निर्धारण कहाँ पर होता है, तो इसके लिए हमें तरलता पसंदगी वक्र को भी लेना होगा। x अक्ष पर मुद्रा की मांग व पूर्ति को दिखाया गया है और y अक्ष पर ब्याज दर को। यहाँ पर आप देखेंगे कि LP जो लाल वक्र है और जो MS पूर्ति वक्र है वो एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसलिए ब्याज की दर OR निर्धारित होगी। तो इस प्रकार से अल्पकाल में ब्याज का निर्धारण होता है किन्स के अनुसार। किन्स के सिद्धांत की प्रतिष्ठित सिद्धांत से श्रेष्ठ था। किन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत
निम्नलिखित कारणों से प्रतिष्ठित सिद्धांत की तुलना में श्रेष्ठ है। वे कारण क्या क्या हैं? पहला, किन्स का ब्याज सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है। यह न्यून रोजगार संतुलन की स्थिति में भी लागू होता है, जबकि प्रतिष्ठित सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। किन्स का तरलता जाल सूत्र मौद्रिक एवं बैंकिंग नीतियों की सीमाओं को स्पष्ट करता है। मंदी काल में ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभावपूर्ण न होने के कारणों को स्पष्ट करता है। और किन्स यह स्पष्ट करता है कि बचत एवं विनियोग में जो संतुलन होता है वो ब्याज की दर के द्वारा नहीं होता, बल्कि आय में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा स्थापित होता है। तो ये किन्स के सिद्धांत की महत्वपूर्ण कुछ बातें थी, जिनकी वजह से ये सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। फिर भी कुछ कमियां हैं, कुछ आलोचनाएं हैं इस सिद्धांत की। ये हैं, पहली, गैर मौद्रिक तत्वों की उपेक्षा। किन्स ने ब्याज को मौद्रिक घटना माना है, परंतु ब्याज दर को अन्य गैर मौद्रिक घटक जैसे उत्पादकता, मितव्ययिता तथा उपभोग त्याग भी प्रभावित करते हैं, जिनकी किन्स ने पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी है। दूसरी इसकी आलोचना है एक पक्षीय सिद्धांत। किन्स का यह सिद्धांत एक पक्षीय है, जिसमें मुद्रा की मांग पर अधिक जोर दिया गया है और मुद्रा की पूर्ति का उल्लेख निष्क्रिय साधन के रूप में किया गया है। तीसरी आलोचना है अल्पकालीन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये अल्पकाल में लागू होता है, दीर्घकाल में ब्याज दर के क्या क्या स्तर होंगे उनको ये समझाने में असमर्थ है। अगली आलोचना है संकुचित दृष्टिकोण। वास्तव में मुद्रा की तरलता पसंदगी यानी कि मुद्रा की जो मांग है वो अनेक बातों पर निर्भर करती है, न कि केवल 3 उद्देश्यों पर जिनका वर्णन किन्स ने किया है। इसके अतिरिक्त बचत, उपभोग प्रवृत्ति तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता द्वारा भी ब्याज प्रभावित होता है, यानी कि ब्याज दर प्रभावित होती है, जिस पर किन्स ने तरलता पसंदगी सिद्धांत में कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि किन्स का दृष्टिकोण जो है वो संकुचित है। ब्याज तरलता के परित्याग का पुरस्कार नहीं। किन्स ने ब्याज को तरलता परित्याग का पुरस्कार माना है, किंतु प्रोफेसर हेनरी हैजलिट और जैकब वाइनर का कहना है कि जब तक मुद्रा का संग्रह न किया जाए, उसको संचित न किया जाए, तब तक तरलता परित्याग का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः ब्याज की दर मुद्रा के संचय का, मुद्रा के संग्रह का पुरस्कार है। अगली आलोचना है कि ये सिद्धांत वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रतिकूल है। यह सिद्धांत केवल मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। यह सिद्धांत वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था में लागू नहीं होता है। इस सिद्धांत में ब्याज की दर निश्चित रूप से निर्धारित नहीं हो सकती है, ऐसा मानना है आलोचकों का। किन्स के अनुसार ब्याज दर जो है वो मुद्रा की मांग व पूर्ति की पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन इसमें भी हम किसी निश्चित परित्याग के पुरस्कार पर नहीं पहुंच सकते। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बदलता है, मुद्रा की मांग उसी के अनुरूप ऊपर नीचे सरक जाएगी। अतः जब तक हमें आय ज्ञात न हो, मुद्रा की मांग तथा आपूर्ति वक्र हमें नहीं बता सकते कि ब्याज दर क्या होगी। और अगली व अंतिम आलोचना जिसकी बात हम यहाँ पर करेंगे वह है ब्याज दर विनियोग राशि की मांग से स्वतंत्र नहीं। किन्स ने ब्याज की दर को विनियोग राशि से स्वतंत्र माना है और ब्याज की दर पर विनियोग के प्रभाव की उपेक्षा की है, परंतु वास्तविक संसार में ब्याज की दर विनियोग से प्रभावित होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।